तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपी सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? तो ये तट पर तो ज्वार भाटा वाली भी पहुंचती, सुनामी भी पहुंचती, धारा भी पहुंचती, चक्रवात भी पहुंचती। प्रकार तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को, तो जो भूकंपी सागर तरंगें हैं वो सुनामी होती हैं। सुनामी सदैव भूकंप, जो सुनामी होती है वो समुद्र में भूकंप आने के कारण ही सुनामी की उत्पत्ति होती है। और सुनामी शब्द जापानी भाषा का है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सुनामी शब्द कहाँ का है? तो जापानी भाषा का है। ज्वार भाटा जो है वो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के, यानी सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही उत्पन्न होता है ज्वार भाटा। और जो धाराएं हैं वो समुद्र की सतह पर पवन के वेग से प्रभावित होकर धाराएं एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ बढ़ती हैं। चक्रवात मैंने वहीं पर पहले ही बताया, ये निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं और परिधि से केंद्र की तरफ बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं। ठीक, जिसका सही आंसर है वो है बी, सुनामी। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। और सीस्मोग्राफ, ये पैमाना है रिएक्टर पैमाना, और जो ग्राफ है वो सीस्मोग्राफ है। पूछ लिया जाता है सीस्मोग्राफ किससे संबंधित है? तो वो भूकंप से संबंधित है। भूकंप से 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। एक तो पी तरंगें जो सबसे तेज़ चलती हैं, सबसे तेज पी तरंगें, और पी तरंगें सबसे तेज चलती हैं और सब धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। फिर ये जो पी तरंगें होती है ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं। वहीं जो एस तरंगें हैं, सेकेंडरी तरंगें हैं, ये केवल ठोस में चलती हैं, केवल ठोस में, और ये पी की अपेक्षा इनकी गति कम होती है। और जो एल तरंगें हैं, एल तरंगें ये टर्सरी मतलब सबसे इनको धरातली तरंगें कहा जाता है, और ये सबसे विनाशकारी होती हैं, विनाशकारी होती हैं, ये सबसे विनाशकारी होती हैं। और एक बात कि ये सबसे बाद में धरातल पर पहुंचती हैं और बहुत इनकी गति भी सबसे कम होती है, परंतु ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। पृथ्वी के धरातल पर ऊपरी सतह में उत्पन्न होती हैं। तो इसका जो सही आंसर था वो रिएक्टर पैमाना है। जो भूकंप से संबंधित कुछ और शब्द थे मैंने बताए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो अधिकतम जैव विविधता वाला क्षेत्र जो होता है वो उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, मानसूनी और विषुवतीय, यहाँ की बात कर रहा है। देखिए, जो विषुवतरेखीय क्षेत्र है वहाँ पर अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है, और विषुवतरेखीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी पाया जाता है। पर इसमें जो आंसर माना गया है वो ए है, पर यहाँ पर ये विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि जो विषुवतरेखीय क्षेत्र है वहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, तो विषुवतरेखीय क्षेत्र में आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। पर यहाँ पर पूछा जैव विविधता वाला प्रदेश किस प्रकार का होता है, तो वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर वो ए है। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो मैंने बताया कि जो चक्रवात हैं वो निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? देखिए, यहाँ पर जो किस कारण वाली बात आ रही है तो वो वायुदाब के कारण आता है, क्योंकि वायुदाब का ही अंतर होता है। बाहर उच्च वायुदाब, नीचे अंदर निम्न वायुदाब, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। ठीक है, समुद्र समीर बनती है। समुद्र समीर मतलब ये धरातल है और ये समुद्र है। ठीक, और क्या होता है कि जब समुद्र की से धरातल की तरफ
हवा चलती है, पवन चलती है, तो उसे समुद्र समीर कहा जाता है। समुद्र, और ये हम जानते हैं कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं। तो उच्च निम्न वायुदाब कहाँ होगा? जब जहाँ पर तापमान अधिक होगा और यहाँ पर तापमान कम होगा। तो धरातल पर तापमान कब अधिक होता है? दिन में। तो समुद्री समीर कब चलेंगे? दिन में चलेंगे। रात में धरातली समीर चलती हैं, कह सकते हैं धरातली समीरें चलती हैं, सतही समीरें चलती हैं। ठीक। टॉर्नेडो निम्न से क्या होता है? केंद्र का अत्यधिक उच्च दाब, केंद्र का अत्यधिक निम्न दाब। मैंने टॉर्नेडो की चर्चा की थी। चक्रवात के ही रूप होते हैं, छोटे रूप होते हैं, बहुत विनाशकारी होते हैं। ये भी निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। टॉर्नेडो अधिकतर USA में आते हैं। कटरीना नाम दिया गया था, तो कटरीना नाम दिया गया था हरिकेन को। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, जलवायु व्यवसाय की, मृदा और जल निकास की, आर्थिक और आधार प्रजातियों की। देखिए यहाँ पर दोनों अलग अलग दे रखा है। मानव निर्मित है और ये प्राकृतिक है। यहाँ पर ये प्राकृतिक है तो यहाँ मानव निर्मित बात की गई, यहीं पर प्राकृतिक है तो मानव निर्मित बात की। जो प्राकृतिक प्रदेश की जो बात की जाएगी तो वहाँ पर दोनों ही प्राकृतिक होंगे, तो वहाँ समरूपता पाई जाती है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, क्योंकि जैसी जलवायु होगी उसी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति होगी। ठीक। जैसे शीतोष्ण जो शीत कटिबंध क्षेत्र हैं 66 से 90 के बीच में, वहाँ पर जब 90 पर चले जाएं तो वहाँ पर टुंडा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वहीं और यहाँ पर जो 55 और 60 के बीच में, जो 65 के बीच में, यहाँ पर टैगा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। तो क्या है, वो जलवायु के हिसाब से होती है। ठीक है। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? तो जो आकस्मिक बाढ़ आती है, जो बाढ़ आती है वो चक्रवात, तूफानी जो चक्रवात होते हैं उनसे आती है। ठीक है। क्योंकि चक्रवात जब आते हैं तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है, तो अकस्मात बाढ़ आ जाती है। धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? तो धूम कोहरा मतलब धुआं और कोहरा, वही धूम कोहरा होता है। वर्षा पर निर्भर भूमि को क्या कहते हैं? वर्षा पर निर्भर भूमि को सिंचित भूमि कहा जाता है। एल नीनो इफेक्ट इसके घनिष्ठ संबंध से संबंधित है। जो एल नीनो इफेक्ट होता है वो विषुवत रेखीय जो प्रतिधारा होती है उससे संबंधित। हम इसको यहाँ पर समझते हैं कि देखिए ये जो पार्ट है ये एशिया वाला पार्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये ठीक ये एशिया वाला पार्ट है, और ये अमेरिका वाला पार्ट है। ठीक। ये अमेरिका वाला पार्ट, और यहाँ से विषुवत रेखा ऐसे गुजर रही है। होता क्या है, जब उत्तरी विषुवत रेखी धारा ऐसे चलती है तो यहाँ से टकराती है और ऊपर चली जाती है, और दक्षिणी विषुवत रेखी धारा जब ऐसे चलती है तो यहाँ पर टकराती, दोनों टकराने से कुछ धारा ऐसे अपोजिट दिशा में निकलती है। तो ये जो अपोजिट दिशा में निकलती है इसे प्रतिधारा कहा जाता है। तो ये विषुवत रेखा से निकलती है इसलिए विषुवत रेखी प्रतिधारा कहा जाता है। और यह धारा यहाँ पर आके ये जो धारा होती है यहाँ पर पहुँचती है। ठीक है। तो इसी धारा से एल नीनो को संबंधित जो धारा है यही एल नीनो से संबंधित है। ठीक। इसकी चर्चा हम अलग करेंगे क्योंकि एल नीनो से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हाँ, यदि पूछ लिए एल नीनो क्या है तो एक समुद्री धारा है, एक गर्म धारा है, ये प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। ठीक। एल नीनो सक्रिय होने पर भारत का मानसून प्रभावित होता है, सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहीं एल नीनो का उल्टा ला नीना होता है,
जो लानिना होता है, जब लानिना धारा प्रवाहित होती है तो जो भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया का पार्ट होता है, यहाँ पर मानसून अच्छा होता है, अच्छी खासी वर्षा होती है। ठीक। पौधों की विशिष्ट रूप से विकास को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों का नाम बताइए। पौधों को कौन सी स्थितियाँ होती हैं जो प्रभावित करती हैं, विकास करती हैं? तो वो जलवायु संबंधित जो स्थितियाँ होती वही मेन होती हैं। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो वर्षा के आधार पर किया जाता है। मैंने बताया कि ये ग्लोब है, ये जो विषुवत-रेखीय क्षेत्र है, इस विषुवत-रेखीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, इसीलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक। वहीं 20 से 30 डिग्री के बीच में जहाँ पर वर्षा नहीं होती है, जो मरुस्थल कहलाते हैं, मरुस्थल में मरुस्थलीय वनस्पति, कटीली वनस्पति पाई जाती है। ठीक। तो इस प्रकार से वर्षा पर ही जलवायु कहा है कि जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्णन वर्षा पर आधारित होता है। बादल फटने से क्या अभिप्राय है? बादल फटने से मतलब ये होता है कि असाधारण वर्षा, जिसकी कल्पना नहीं की गई हो और एक साथ एक समय में बहुत तेज़ी से और बहुत अधिक वर्षा हो जाए, यानी भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी वर्षा होना बादल फटने का संकेत है या अभिप्राय है। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती हैं? किसको प्रदर्शित करती हैं? जो समदाय रेखाएं होती किसको प्रदर्शित करती हैं? समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करती हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है, क्योंकि जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है वहाँ पर शीतकाल में वर्षा होता है। तो भूमध्य सागरीय इसीलिए अधिक पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो शीत होता है वो आर्द्र होता है और जो ग्रीष्म होता है वो शुष्क होता है। और यह जो भूमध्य सागरीय जलवायु उत्पन्न होती है उसका मेन कारण होता है जो कटिबंध होते हैं वो उत्तर और दक्षिण खिसकने की वजह से होती है, यानी सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण भूमध्य सागरीय जलवायु का उत्पन्न होती है। और भूमध्य सागर की स्थिति के कारण, यानी भूमध्य सागर के चारों तरफ स्थिति के कारण इसका नाम भूमध्य सागरीय जलवायु रखा गया। वर्षा जल संग्रह के संबंध में निम्न में से क्या गलत है? तो यह बहाव में होने वाली हानियों को बढ़ाता है, यह गलत है। बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? यानी बारिश के साथ हिमपात यानी बर्फ़ के टुकड़े गिरना, वह बर्फीली बारिश कहलाता है। हिमपात में केवल हिम के टुकड़े ही गिरते हैं और जब ओला पड़ना होता है तो हल्का बड़े गिरते हैं। रिमझिम बारिश जब केवल बूंदें पड़ती हैं। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखा को आइसोहाइट कहा जाता है। आइसोथर्म क्या होता है? समान तापमान को मिलाने वाली। आइसोबार क्या होता है? सब पढ़ चुके हैं। कंटूर्स क्या होता है? समान उच्चावच को मिलाने वाली या समान ऊंचाई को मिलाने वाली समोच्च रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी बारिश के बादल हैं? पूछ रहा है कि कौन से बारिश के बादल हैं। ठीक है, तो बारिश के बादल कौन है? वर्षा शब्द आ गया तो वर्षा स्त्री मेघ, कपासी वर्षा मेघ, उच्च कपासी मेघ, पश्चात कपासी, ये जो हैं ये सबसे ऊंचाई का बादल पश्चात मेघ, और इसमें वर्षा नहीं होती है। जो वर्षा होती है वर्षा स्त्री मेघ और कपासी वर्षी मेघ, इनसे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी सही होगा। ITCZ का असंक्षिप्त रूप क्या है? ITCZ
ITCZ। इसका मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये कहाँ पर होता है? जो विषुवत-रेखीय क्षेत्र होता है, इसके सूर्य के उत्तरायण होने और दक्षिणायन होने की वजह से ये ITCZ बनता है। ये जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ITCZ लगभग 30 डिग्री अक्षांश तक उत्तरी चला जाता है और दक्षिण में लगभग 20 डिग्री, जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो 20 डिग्री तक ये चली जाती है। और भारत में जो मानसून को प्रभावित करता है, इन मानसून को लाता है, उसमें ITCZ का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी के S आकार का है? तो आपने देखा होगा कि जो प्रशांत महासागर है वो अटलांटिक जो महासागर है वो S आकार का है, क्योंकि यहाँ पर यूरोप है और यहाँ पर क्या है? अफ्रीका है, और इधर दक्षिणी अमेरिका है और इधर उत्तरी अमेरिका। तो जो S आकार बनता है वो अटलांटिक महासागर में बनता है। एक पूछा जाता है कौन सा एक महासागर जो किसी एक देश के नाम पर आधारित है? तो वो हिंद महासागर है। सबसे बड़ा महासागर क्या है? कौन सा है? प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर, और पांचवा जो महासागर है वो अंटार्कटिका महासागर हो जाएगा। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? गुरुत्वीय जल। वह स्थान कौन सा है जहाँ खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता रहता है? तो एक्चुअली खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता रहता है वो एक्चुअली है। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? तो मेरियाना जो खाई है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, और जावा खाई हिंद महासागर में स्थित है। ठीक, तो खाई से जो मेरियाना खाई ही क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये सबसे गहरी, ये कह सकते हैं कि विश्व की सबसे गहरी जो खाई है वो मेरियाना खाई से, अन्य नाम से भी जाना जाता है चैलेंजर ट्रेंच। ठीक, चैलेंजर ट्रेंच के नाम से भी इसको जाना जाता है। संसार का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा, सबसे गहरा है। एल नीनो क्या है? मैंने कहा था क्या है? एक उष्ण समुद्री धारा है। भौम जल स्तर का पुनर्भरण निर्भर करता है उस क्षेत्र के उच्चावच पर। ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से किसमें स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो किसमें स्थित है? कोरल समुद्र में। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये प्रशांत महासागर है। पूरा ये सब इधर जो है प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर में ही यहाँ पर जो सागर छोटा है वो कोरल सागर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर कोरल सर्वाधिक कोरल पाया जाता है। और यहीं पर ऐसे इस टाइप से 1900 किलोमीटर लंबाई में एक बैरियर रीफ, ये रीफ है यानी कोरल रीफ है। ठीक, तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में है? पूर्व साइड में है। तो ये क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण बनता है कि किस साइड में है, यानी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व कह सकते हैं, या पूर्व भी आता है ऑप्शन में तो पूर्व सही हो जाएगा। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो पश्चिमी यूरोप का तापमान कब बढ़ता है? देखिए कि
ये यूरोप है, ठीक है, ये यूरोप है, और इधर ये ग्रीनलैंड है और इधर ये अमेरिका है। अब क्या है कि जो अमेरिका है वहाँ ऐसे ये गल्फ़ स्ट्रीम आती है, गल्फ़ स्ट्रीम ऐसे जाती है और यहाँ पर एक धारा आती है, ठीक है, तो इस धारा से टकरा कर ये धारा ऐसे चली जाती है। जब ये ऐसे चली जाती है तो यही धारा उत्तरी अटलांटिक धारा कहलाती है। यानी ये किसका पार्ट है? गल्फ़ स्ट्रीम का पार्ट है। तो गल्फ़ स्ट्रीम ही यहाँ के तापमान को क्या करती है? बढ़ा देती है। यानी यहाँ पर जो मौसम हो जाता है बहुत अच्छा हो जाता है, ना तो गर्म होता है और ना तो ठंडा होता है। इसलिए जो तापमान बढ़ाने के लिए जो उत्तरदायी धारा है वो गल्फ़ स्ट्रीम है। और लेब्राडोर धारा ये है जो ठंडी धारा होती है, और ठंडी धारा और गर्म धारा यहाँ पर मिलकर मछली उत्पादन न्यूफाउंडलैंड, जो न्यूफाउंडलैंड है वहाँ पर मछली उत्पादन बहुत अधिक होता है। यहाँ पर एक बैंक है ग्रांड बैंक। पूछा जाता है कि ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है, तो वह कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका के तट के पास स्थित है। यहीं पर एक उत्तर सागर है, उत्तरी सागर, ये यूरोप के पास है। यहाँ पर भी एक बैंक है डागर बैंक, ये भी मछली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि ग्रांड बैंक कहाँ है? वो अटलांटिक महासागर में है। जो डागर बैंक कहाँ है? वो उत्तरी सागर में है। ठीक, यहाँ पर और समझ लीजिए, ये ठंडी धारा है कैनारी, ये भी ठंडी धारा, ये भी अटलांटिक महासागर। उत्तर विषुवत-रेखीय धारा, ये तो गर्म धारा है। निम्न में से कौन सी नदी ज्वारामुख बनाती है? कौन सी नदी है जो ज्वारामुख बनाती है? तो ताप्ती नदी है, ताप्ती और नर्मदा, ये दोनों ज्वारामुख बनाती हैं और ये अरब सागर में गिरती हैं। और ये जितनी भी नदियां हैं, गंगा, गोदावरी, महानदी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सूची फर्स्ट सूचीखंड मिलाना है, देश है और स्थानीय पवन। ये मैंने पहले भी चर्चा की है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली ये पवन न होके एक चक्रवात का रूप है। विली विली जो है वो चक्रवात का रूप है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व भाग में यहाँ पर विली विली उत्पन्न होता है, ऐसे इस पर टकराता है, यहाँ पर विली विली उत्पन्न होता है। चीन में टाइफून, ये भी चक्रवात का रूप है। फ्रांस में जो मिस्ट्रल है ये हवा चलती है। वेस्ट इंडीज, यहाँ पर हरिकेन आता है। ठीक, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ए का बी, इसका ए आंसर सही है। ये वाला मिलान कर दिया वो सब सही है। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? तो स्वच्छ जल का जो भंडारित है वो है कितना? 10। ये है 70%। ये मुझे मालूम नहीं था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ में भंडारित है? वो 70%। यहाँ पर स्वच्छ जल की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर धारा है? तो मैंने अभी पहले ही चर्चा कर ली कि जो कैनारी धारा है वो शीतल धारा है। यहाँ पर हम थोड़ा धारा के बारे में चर्चा कर दें। जो अटलांटिक महासागर की धारा है, अटलांटिक महासागर की धारा बात करें तो इस प्रकार से हम यहीं पर चर्चा करेंगे। ये हमारा अमेरिका है, ठीक है, ये अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, और ये यूरोप है, ठीक है, और इधर ये यूरोप समाप्त होने के बाद इधर अफ्रीका है। देखिए ये जो विषुवत रेखा गुजर रही है, ये विषुवत रेखा से जो उत्तर होती हैं इसे उत्तर विषुवत रेखीय धारा कहा गया। ये अटलांटिक महासागर है, और जब ये धारा यहाँ पर पहुँचती है, गल्फ़ में पहुँचती है, तो इसको गल्फ़ स्ट्रीम नाम दे दिया जाता है।
और गल्फ स्ट्रीम ऐसे, गल्फ स्ट्रीम ये फ्लोरिडा क्षेत्र है, तो फ्लोरिडा, जब गल्फ स्ट्रीम फ्लोरिडा के पास पहुंचती है तो उसे फ्लोरिडा की धारा कहा जाता है। यदि पूछ लिया जाए फ्लोरिडा की धारा किसमें है तो वो अटलांटिक महासागर। और यही गल्फ स्ट्रीम आगे पहुंचती है और ऐसे यहाँ से यहाँ पर लेब्राडोर धारा आती है ऊपर से, तो लेब्राडोर धारा ठंडी धारा है। वो क्यों? क्योंकि ये ध्रुव से आ रही ठंड, जो आर्कटिक सागर से आ रही। आर्कटिक सागर कैसा है? ठंडा है, क्योंकि उच्च अक्षांश में शीत ऋतु पाई जाती है, तो वहाँ ऊपर से आते ठंडी, यानी जो लेब्राडोर धारा है वो कैसी है? ठंडी धारा है। जो गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म धारा है, और ये उत्तरी अटलांटिक धारा ये भी गर्म धारा है। और यहीं पर जब ऐसे धीरे धीरे आती है तो यहाँ पर एक कैनारी द्वीप है। कैनारी द्वीप से ऐसे जब धारा टकरा के फिर ऐसे लेती, जो कैनारी धारा है वो ठंडी धारा है। वहीं दक्षिण में भी जब ब्राज़ील के पास धारा पहुँचती तो ब्राज़ील धारा वो भी गर्म धारा है। ठीक, तो इस प्रकार से जो ब्राज़ील धारा वो गर्म धारा, जो हम्बोल्ट धारा है यह प्रशांत महासागर की धारा है। ठीक, ये ठंडी धारा है। आयोसीयो धारा ये भी प्रशांत महासागर की धारा है। प्रवाल भित्तियाँ समुद्री प्रतिरूप हैं, शीतोष्ण वनों में नहीं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की, सवाना के, गुल्म भूमि की। तो प्रवाल भित्तियाँ समुद्री प्रतिरूप हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। अब इससे तुलना क्यों की गई? क्योंकि जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उसी प्रकार से उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों भी सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए इनकी प्रतिरूप की तुलना की जाती है। सवाना एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। प्रवाल द्वीप इनमें से क्या होते हैं? तो प्रवाल द्वीप अंतःस्थलीय समुद्र होते हैं, यानी अंतःस्थलीय मतलब समुद्र के अंदर डूबे हुए प्रवाल द्वीप वो होते हैं जो समुद्र के अंदर बने होते हैं, यानी डूबे हुए होते हैं। किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि कह रहा है कि किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? महाद्वीपीय जल सीमा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा इसमें से अफ्रीका से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? पूछ रहा है ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, तो कौन सी नहीं है ठंडी महासागरीय धारा? वो है क्यूरोसियो की धारा। ये प्रशांत महासागर की धारा। कैलिफोर्निया में भी ठंडी है, ओयोसियो में भी ठंडी है, और कैनारी ये अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। ये प्रशांत महासागर की गर्म धारा है। ओयोसियो धारा ये प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। कैलिफोर्निया ये भी प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर है। एशिया और अमेरिका के तटों को कौन छूता है? तो जब आप मैप देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब मैप देखेंगे तो मैप देखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रशांत महासागर है। महासागरों के जल वाले भाग में तटीय भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है को कहते हैं महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है। यानी ये वो है तट है, और तट जो हल्का पानी में डूबा रहता है उसे शेल्फ कहा जाता है, महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है, ब्राज़ील धारा पाई जाती है, ठीक। पेरू धारा नहीं पाई जाती क्योंकि ये कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। कैनरी भी धारा अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सा है? यानी विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? वो सुंदरबन का डेल्टा है। जल चक्र का अभिप्राय किससे है? तो जल चक्र का अभिप्राय किससे है? वो है जल का महासागर से पृथ्वी की ओर पुनः महासागर की ओर निरंतर फिर चलना, यानी महासागर से पृथ्वी को और पृथ्वी से महासागर को एक चक्र बन जाता है। लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य क्या है? तो अफ्रीका, जैसे मान लीजिए ये अफ्रीका है, ठीक, ये अफ्रीका है और ये एशिया है, ये लाल सागर है। और लाल सागर और यहाँ पर क्या है? ये जो पार्ट सिनाई प्रायद्वीप है ये मिस्र है, ये यहाँ पर मिस्र है और मिस्र में ही एक स्वेज नहर बनाई गई है और स्वेज नहर को लाल सागर और भूमध्य सागर से जोड़ा गया है। तो ये जो स्वेज जलडमरू मध्य है ये जो पनामा है, पनामा भी देख लीजिए कहाँ पर है। जो पनामा है ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ठीक, और ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक। ये यहाँ पर पनामा देश है, यहाँ पर पनामा देश है। पनामा देश को ही काट कर बनाया गया है। तो ये क्या है? ये हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर, एक प्रशांत महासागर। तो पनामा जलडमरू मध्य किसके मध्य बनता है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ठीक। पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। बेरिंग जलडमरू मध्य ये बनता है आपका जो प्रशांत महासागर है और ऊपर आर्कटिक महासागर है, ठीक। ये कहाँ पर बेरिंग जलडमरू मध्य है? ये भी देख लीजिए। जो ये अलास्का वाला पार्ट है और ये रसिया का पार्ट है, यानी ये अलास्का वाला पार्ट, यहाँ पर जो जल संधि बनती है वो बेरिंग जल, यानी चुकची सागर छोटा सा है और आर्कटिक महासागर, या आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ये दो महत्वपूर्ण बेरिंग जल संधि बनती है। प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो पनामा है, मैंने भी बता दिया। ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलने रहने को कहते हैं दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। देखिए मैं ये भी बता दूं कि मैंने ऊपर तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात बताई थी कि जब गल्फ स्ट्रीम ऐसे ऊपर पहुंचती तो उत्तरी अटलांटिक कहा जाता है। वहीं जब ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील से जब टकराती है विषुवत-रेखी धारा, तो ये ब्राज़ील धारा, और ब्राज़ील धारा जब आगे बढ़ के फिर ऐसे चलती है तो उसे दक्षिणी अटलांटिक कहा जाता है, दक्षिणी अटलांटिक अपवाह कहा जाता है, ठीक है। तो ब्राज़ील धारा की पूर्व की ओर चलने वाले को सारगैसो समुद्र किस महासागर में है? ये अटलांटिक महासागर में है। विश्व में बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के निकट पाई जाती है, मैंने भी बताया था। कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो वो बास करता है।